स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। हम व्हाट्सएप ग्रुप में स्ट्रक्चरल एनालिसिस का आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आज उसी का हम सलूशन बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस 1 कह रहा है ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई कैरीज ए यूनिट पॉइंट लोड एट इट्स सेंटर, द स्ट्रेन एनर्जी इन द बीम ड्यू टू बेंडिंग एज। ठीक है, क्वेश्चंस आपको समझाते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब एक बीम होगा जिसके तरफ एक ठीक है, एक बीम होगा जिसके एक तरफ रोलर सपोर्ट होगा और दूसरी तरफ आपका हिंज होगा, तो ऐसे बीम को बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। बीम पर क्या हो रहा है, बीचों बीच एक पॉइंट लोड लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा एक यूनिट लोड लगा हुआ है, पी समझ ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कह रहा है अब बेंडिंग के कारण, कह रहा है बेंडिंग के कारण जैसे यहाँ लोड लगेगा वैसे यहाँ पर बेंडिंग आ जाएगी। बेंडिंग के कारण जो है इसमें कितना स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बराबर होता है, स्ट्रेन एनर्जी बराबर हो जाएगा हमारा वर्क टन। ठीक है, वर्क टन, तो वर्क टन होता है 1/2 लोड होता है इनटू होता है हमारा ये डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन अगर किसी सिंपली सपोर्टेड बीम के बीचों बीच कोई लोड पी लगता है तो उसके कारण जो डिफ्लेक्शन होता है वो हमारा होता है डेल्टा बराबर PL³/48 EI। ठीक है, ये होता है तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, तो 1/2 P इसके जगह PL³/48 EI। अब P बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं क्योंकि लोड हमारा 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1 और 48 दूना 96 तो हो जाएगा L³/96 EI। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एन ओवरहैंगिंग बीम ऑफ यूनिफॉर्म EI इज लोडेड एज शोन इन फिगर, द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड एज। क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन ज्ञात कीजिए जबकि चित्र में बीम कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है ना, तो बीम दिया गया है कुछ इस तरीके से, यहाँ दिख रहा है आपको हिंज सपोर्ट और यहाँ पर दिख रहा है रोलर और ये वाला पोर्शन कुछ लटका हुआ है और यहीं पर लोड लगा हुआ है। ये दूरी है L/2 और ये स्पैन की लंबाई है L। ठीक है, इसको A है, इसको B, इसको C कह रहे हैं। तो पहले अगर डिफ्लेक्शन C पर निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। मतलब यहाँ पर आपको RA निकालना पड़ेगा और यहाँ पर आपको RB। सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज कीजिए, वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उन सभी का योगफल कर दीजिए 0। RA+RB बराबर हो जाएगा W, इक्वेशन 1। उसके बाद A के अबाउट अथवा B के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, तो हम ले रहे हैं मोमेंट अबाउट A = 0। सॉल्व करेंगे तो आएगा RB का मान 3/2 W और फिर सॉल्व करके इसका वैल्यू यहाँ रखिए तो फिर RA का मान आ जाएगा -W/2। ठीक है, जैसे ही आ जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लोड के कारण बेंडिंग डेवलप होगा, उस बेंडिंग के कारण इस बीम में स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हो जाएगी। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी अगर आपको निकालना है तब इस बीम में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए टोटल स्ट्रेन एनर्जी बराबर हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी A से B प्लस स्ट्रेन एनर्जी इन मेंबर BC। ठीक है, फिगर में आप देखेंगे तो ये AB है और ये BC। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट यम के कारण पूरे बीम में जो स्ट्रेन एनर्जी उत्पन्न होती है वो होती है मोमेंट स्क्वायर dx/2EI, अगर इसे इंटीग्रेट कर दिया जाए। ठीक है, इसी बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालने जाएंगे तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ से निकालेंगे AB हो जाएगा, इस AB का स्पैन की लंबाई है L, तो 0 से L चलना पड़ेगा और सेक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पर लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा सेक्शन और ये दूरी हो जाएगी हमारी x। तो अगर हमें निकालना है मोमेंट एट x तो हमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये RA है और ये सेक्शन है x और ये दूरी हमारी x है। ठीक है, मोमेंट ले लेंगे इस जगह पर तो हो जाएगा इस जगह पर मोमेंट RA × x, तो मोमेंट एट x हो जाएगा RA × x और RA का मान है -W/2 × x। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम लोग रख लेंगे। तो पहले से मोमेंट का स्क्वायर एट x dx/2EI। ऐसे BC के लिए तो BC को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से चलेंगे, इस साइड से यहाँ पर सेक्शन लेना है, ये दूरी आपकी x है, तो ये हो जाएगा हमारे। तो मेंबर BC के लिए मोमेंट का स्क्वायर dx
डिवाइडेड बाई 2EI। लेकिन कहाँ से चल रहे हैं, सी से बी तक चलना है तो 0 से L बाई 2 तक की स्पेन की लंबाई इतनी है, ठीक है। और मोमेंट हम लोग लेंगे BC के लिए, देखिए यहाँ पर सेक्शन ले लेंगे XX और ये W लोड लगा है तो W इंटू एक्स हो जाएगा मोमेंट। तो पहले हम बात कर लेते हैं AB के लिए, तो ये मोमेंट हो जाएगा, हम अभी जस्ट निकाले थे ये वाला W बाई 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पर रख देना है आपको W बाई 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI 0 से L प्लस 0 से L बाई 2, यहाँ पर रख लेंगे W इंटू एक्स का होल स्क्वायर अपन 2EI, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा W स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान, देखिए 2 है, 2 दूना 4 दूना 8 EI और ये हो गया 0 से L इंटू DX प्लस 0 से L बाई 2, ये हो जाएगा W स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन 2EI इंटू DX। देखिए जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालिए, इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको बाहर, 0 से L हो गया हमारा, देखिए बाहर निकालते हैं W स्क्वायर 8EI 0 से L एक्स स्क्वायर DX प्लस ये देखिए 0 से L बाई 2, उसके बाद W को बाहर करना था, भूल गए करना, W स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन 2EI DX। इंटीग्रेट कर देते हैं, देखिए इंटीग्रेट जैसे ही कर देंगे वैसे देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा W स्क्वायर 8EI और ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपन 3 L से 0 प्लस 0 से, उसके बाद इसको देखिए कर देते हैं W स्क्वायर अपन 2EI और ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपन 3 L बाई 2 से 0 तक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू रख देते हैं, लिमिट की वैल्यू यहाँ पर L रखेंगे तो L क्यूब अपन 3 हो जाएगा और 8 3 का 24, W स्क्वायर L क्यूब अपन 24 EI प्लस इसको देखिए W स्क्वायर अपन 2EI, उसके बाद यहाँ पर x की जगह L बाई 2 रखेंगे तो हो जाएगा L बाई 2 का होल क्यूब, तो 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24 दूना 48, W स्क्वायर L क्यूब अपन 48 EI। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कुछ इस तरीके से, देखिए W स्क्वायर L क्यूब अपान EI सॉल्व कर लेंगे 1/24 प्लस 1/48, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 48 यहाँ पर LCM ले लेते हैं, देखिए 24 2 प्लस 1 और ये हो गया W स्क्वायर L क्यूब अपन EI, तो 3/48, 3/48 मतलब होता है 1/16 W स्क्वायर L क्यूब अपन 16 EI, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी बराबर होता है वर्क डन और वर्क डन बराबर होता है 1/2 लोड W इंटू डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं W स्क्वायर L क्यूब अपान 16 EI, ठीक है। तो एक W से एक W कट जाएगा और 2 8 दूना 16 हो जाएगा, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा WL क्यूब अपान 8EI। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे कौन सा है, बी, ठीक है। इस तरीके से हो गया क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी लंबा था लेकिन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाई फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ ए प्लेन स्ट्रक्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होंगे प्लेन स्ट्रक्चर के लिए, मतलब बीम का एनालिसिस करना है तो आपको कितने इक्वेशन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वाई डायरेक्शन में लगने वाले सभी बलों का योगफल हम लोग 0 करते हैं और एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सभी बलों का योगफल 0 करते हैं और मोमेंट इन जेड डायरेक्शन हम करेंगे 0 के बराबर। तो आपको 3 इक्वेशन यहाँ पर मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी ऑफ ए रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम की बात कर रहे हैं, मतलब 3D फ्रेम की बात कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से फ्रेम आपका होगा, देखिए कुछ इस तरीके से आपका फ्रेम होगा, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। अगर इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी निकालना है, ठीक है, तो स्पेस स्ट्रक्चर का जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी निकाला जाता है उसका जो फार्मूला होता है वो 6m प्लस R माइनस 6 से J होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है
टू हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च ऑफ रेडियस आर कैरीज ए कंसनट्रेटेड लोड W एट द क्राउन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च है। ठीक है, आर्च की बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कुछ इस तरीके से आर्च है। देखिए पूरा सर्कल है ये, पूरा सर्कल है ये। ठीक है, और ये बात कर रहे हैं सेमी आधा सर्कुलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, टू हिंज है, यहाँ पर हिंज है और यहाँ पर हिंज है, थ्री हिंज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसके क्राउन पर लोड लगे तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगा। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, ये वर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं। वर्टिकल है तो इसका बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है हॉरिजॉन्टल का। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर अगर आर्च है और लोड जो है क्राउन पर ना लग करके कहीं यहाँ पर लगे, ठीक है, और ये सर्कल का ये सेंटर है, तब इसको अगर मिलाया जाए, रेडियस वेक्टर बोलते हैं, अगर ये यहाँ से थीटा एंगल लग बनाता है कोण, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो एच होता है ये होता है W/पाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोड कहाँ लग रहा है, बीचों बीच, तो ये थीटा का मान जो होता है ये हो जाता है 90 डिग्री। 90 का मान यहाँ रखेंगे तो एच बराबर हो जाएगा W/पाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट सपोर्ट ए इन ए थ्री हिंज्ड आर्च सोन इन द गिवन फिगर इज। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एच ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो क्वेश्चंस में दे रखा है कि एक थ्री हिंज आर्च है। थ्री हिंज आर्च का मतलब ये है यहाँ पर भी हिंज है और यहाँ पर भी हिंज है और इसके क्राउन पर भी हिंज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोड लगा है कुछ इस तरीके से, इतना 2 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आर ए निकालना पड़ेगा, आर बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये एच यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, टोटल स्पैन की लंबाई जो है वो 20 मीटर है, यानी ये क्राउन बीचों बीच में होता है, ये दूरी आपकी हो जाएगी 10 मीटर और ये भी हो जाएगी 10 मीटर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट और रिएक्शन निकालना पड़ेगा, आर ए और आर बी निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा आर बी और इसको मान लेते हैं आर ए। ठीक है, बीचों बीच देखिए ये पॉइंट सी है, यहाँ से दूरी 10 मीटर है और यहाँ से 10 मीटर। तो इस जो ये यूडीएल लोड है इसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। इसकी पूरे स्पेन की लंबाई 10 मीटर ही है, आधे पर है पूरा, तो 2 दहा में 20, एकदम बीचों बीच काम करेगा ये 20 न्यूटन का, इधर से 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट ए कर देंगे 0। ए पर सभी बलों के कारण मोमेंट आप क्या कर दीजिए, समेसन 0। आर बी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा तो हो जाएगा हमारा, देखिए आर बी इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 20। एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव लिए हैं तो क्लॉकवाइज को आप क्या करें, नेगेटिव ले लें। उसके बाद देखिए एक लोड और है 20 जो है ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा तो माइनस करेंगे 20 गुणे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 5। उसके बाद क्या करेंगे, बराबर 0। आर बी का मान निकल जाएगा। देखिए आर बी बराबर, ये उसको पक्षांतर कीजिए, 20 गुणे 5 डिवाइड बाई 20 से 20 कट गया 5। तो आर का मान अगर 5 आ गया, ठीक है, तो आर ए का मान यहाँ पर 15 हो जाएगा, क्योंकि इस बीम पर टोटल लोड जो लग रहा है वो 20 लग रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आर्च पर आते हैं। तो ये पता चल गया आर ए का मान आपका 15 है, तो आर ए और आर बी का मान यहाँ से निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, जो आर्च दिया हुआ है आर्च, ये सी के अबाउट आप क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे। तो जब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये लोड यहाँ पर आ जाएगा 20 न्यूटन का और ये दूरी यहाँ से बस 5 रह जाएगी। यह बी डी बना देते हैं। देखिए पॉइंट सी है, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर 20 न्यूटन का लोड लग रहा है, ये दूरी 5 मीटर है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं कुछ इस तरीके से मिला दें थोड़ा, यहाँ पर आर ए लग रहा है, आर ए का मान 15 है और यहीं पर एच लग रहा है और ये दूरी 5 मीटर। ठीक है, क्राउन से, और ये दूरी अगर आप देखें ये वाला टोटल तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर। तो मोमेंट अबाउट सी आप 0 कर दीजिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा आपको। तो देखिए पहले एच वाला, एच यहाँ पर ऐसे मोमेंट क्रिएट करेगा एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लीजिए, एच इंटू, और यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ये है और यहाँ पर मोमेंट निकालना है, तो 5 दूरी बन रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5। उसके बाद देखेंगे ये वाला 20 वाला भी देखिए एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो प्लस करेंगे 20 गुणे यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब देखेंगे 5 दिख रहा है, तो 5 हो गया। आर ए जो एंटी क्लॉकवाइज करेगा ऐसे घुमाएगा, माइनस का आर ए का मान 15 है और देख रहे हैं यहाँ से ये दूरी 10 है, तो लिख देंगे 10 बराबर 0। ठीक है, एच का मान निकालेंगे, एच गुणे 5 प्लस 20 5 100 माइनस 15 में 150 बराबर 0।
अब क्या करेंगे, 100 में से 150 घटाएंगे तो माइनस का 50 बचेगा, 50 को उधर करेंगे माइनस का तो उधर हो जाएगा प्लस, तो h गुणे 5 बराबर 50, तो 5 धाम में 50 मतलब 10 किलो न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द इफेक्ट ऑफ सिंकिंग ऑफ सपोर्ट बाय डेल्टा इज टू क्रिएट ए बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई सपोर्ट है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है देखिए कोई बीम है, एक तरफ फिक्स कर दे रहे हैं, दूसरे तरफ भी फिक्स कर दें, लेकिन अगर ये सपोर्ट खिसक करके नीचे आ जाए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके यहाँ से आ जाए, तो यहाँ पर कितना मोमेंट डेवलप होगा, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा 6EI डेल्टा अपान AL स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपको याद करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कह रहा है इनमें से कौन सा पेयर है जो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। एक तरफ लिखा है बाउंड्री कंडीशन कॉलम के लिए और दूसरी तरफ यूलर बकलिंग लोड। तो यूलर बकलिंग लोड जो होता है P बराबर होता है पाई स्क्वायर EI अपान EL इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम जानते हैं, देखिए अगर कोई कॉलम ऐसे खड़ा है तो अभी सपोर्ट नहीं दिया गया तो इसको बोलते हैं अनसपोर्टेड लेंथ, जिसको EL से डिनोट करते हैं, लेकिन जैसे सपोर्ट देंगे वैसे वहाँ पर इफेक्टिव लेंथ आ जाता है। तो पहला ऑप्शन है कि दोनों किनारे पिन कनेक्टेड है, इधर पिन भी कनेक्शन और इधर भी पिन कनेक्शन, तो इफेक्टिव लेंथ जो होगा इसका ये वही होगा, पूरा लूप बनेगा, एल इफेक्टिव का हो जाएगा एल के बराबर। तो जैसे इसमें आप रखेंगे वैसे पाई स्क्वायर EI अपन एल स्क्वायर आएगा। तो पहला मैच बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहा है बोथ एंड्स आर फिक्स। कह रहा है अगर दोनों किनारे आप इसके फिक्स कर दें तो जो इसका इफेक्टिव लेंथ होता है ये होगा, ये होता है L/2। जैसे ही L/2 रखेंगे L इफेक्टिव की जगह, वैसे ही पाई स्क्वायर EI अपान L/2 का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4EI मतलब पाई स्क्वायर EI अपान एल स्क्वायर। तो दूसरा मैच भी करेक्ट है। और सी भी देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है वन फिक्स वन इज़ फ्री। कह रहा है एक फिक्स है दूसरा फ्री है, जैसे फ्री करेंगे तो एल इफेक्टिव बराबर हो जाता है 2L के बराबर। तो ऑप्शन ये भी मैच कर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 200 mm एंड डेप्थ 300 mm इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स ऑफ 200 किलो न्यूटन। पूछ रहा क्वेश्चन में द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द बीम। क्वेश्चन में कह रहा है एक बीम है जिसकी चौड़ाई जो है वो 200 mm है और गहराई इसकी 300 mm है, ये बी है और ये डी है, ठीक है। कह रहा है इस पर जो है 200 किलो न्यूटन का शियर फोर्स लगा हुआ है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसमें कितना डेवलप होगा। ये साइज देख के पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो आप देखेंगे क्यू मैक्स बराबर जो आपका फार्मूला होता है वो होता है 3/2 शियर फोर्स अपॉन बी डी। यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे तो क्यू मैक्स बराबर 3/2, उसके बाद शियर फोर्स देखिए क्या है हमारा 200 किलो न्यूटन, लेकिन हम लोग इसको हज़ार में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई बी 200 और डी हमारा 300 है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी ऑफ फ्रेम शोन इन द फिगर इग्नोरिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन इज गिवन बाय। क्वेश्चन में कह रहा है कि काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी ज्ञात कीजिए। तो जो फार्मूला होता है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी का वो होता है 3J माइनस RE माइनस एम। जे है नंबर ऑफ जॉइंट, आर यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, एम है नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। इस क्वेश्चंस में अगर देखें कुछ इस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पर हिंज है, यहाँ पर हिंज है और ये यहाँ से कनेक्टेड है। तो मेंबर जोड़े हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मेंबर है हमारे 6, सपोर्ट रिएक्शन हिंज पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो आर बराबर आपके हो जाएंगे 4। जॉइंट देखें तो 1 2 3 4 5 6, जे बराबर यहाँ पर 6। फार्मूले में रखिए, देखिए यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे तो 3 गुणे 6, जे के जगह 6, ठीक है, माइनस का आर ई मतलब 4 सपोर्ट रिएक्शन और एम बराबर 6, ठीक है। तो 6 तरीक 18 माइनस 6 4 10, तो हो जाएगा 8। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। तो 10 का ए आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हाट इज द रिएक्शन ऑन द हिंज सी फॉर ए बीम एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो चित्र में कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये बीम,
यहाँ पर इंटरनल हिंज है, सी पॉइंट है, ये फिक्स है और ये फिक्स है, ये दूरी यल है और ये दूरी यल है, ए है, इसको बी इसको सी कह रहे हैं। यहाँ पर यूडीएल लोड लगा है डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर, कुछ और नहीं करना है। सी पर डिफ्लेक्शन अगर हम लोग 0 कर दें तो यहाँ पर रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। मानते हैं यहाँ सी पर एक रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है आर सी, ठीक है। हम लोग बस ए से सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ाइए, ये देखिए ये वाला बीम, तो बी से सी की तरफ जाएंगे तो देखेंगे जितना आर ऊपर लग रहा है उतना ही आर ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा। जब जुड़ेगा तब तभी यहाँ पर इफेक्ट ये ख़त्म होगा, ठीक है। यहाँ पर एक यूडीएल लोड लगा है। ये दोनों लोड मिल करके देखिए ये यहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शन क्रिएट करेंगे और ये वाला भी यहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस यूडीएल लोड के कारण डिफ्लेक्शन देखते हैं सी पर, तो इधर फिक्स है पूरा यूडीएल, तो ये हो जाएगा WL⁴/ATI। मान लेते हैं ये नीचे डिफ्लेक्ट करेगा तो आर ए वाला ऊपर करेगा। तो पॉइंट लोड अगर कहीं लगा हुआ है, अगर पॉइंट लोड लगा हुआ ऐसे फिक्स है तो इसके कारण होता है PL⁴/3I। तो यहाँ पर आर है तो ये देखिए नीचे कर रहे हैं, ये ऊपर ले जाएगा तो माइनस कर दे रहे हैं RL⁴/3I, ठीक है ना। ये हो गया इस बीम के कारण। अब देख रहे हैं ये ओवरऑल मान लेते हैं कि ऊपर ही उठा दे रहा है, ऊपर ही उठा दे रहा है, ये नीचे लाने की कोशिश कर रहा था। अगर इन दोनों का, इसके कारण डिफ्लेक्शन और इनके कारण डिफ्लेक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाए तो ये जो बीम होगा इक्विलिब्रियम पर होगा, इसलिए बराबर करते हैं। तो देखिए ये दूरी यल है, ये हो जाएगा हमारा RL⁴/3I, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। जैसे पक्षांतर करेंगे तब क्या होगा, WL⁴/ATI बराबर, ये उधर जाएगा तो एक पहले से इधर है, एक और हो जाएगा 2 हो जाएगा RL⁴/3I। तो EI कट गया, L कट गया, तो बचा है W/8 और इधर बचा है 2/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे। तो अब देखेंगे R बराबर यहाँ हो जाएगा 3/16 WEL। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे डी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी ऑफ प्लेन फ्रेम शोन इन गिवन फिगर इज। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी ज्ञात कीजिए जो फ्रेम चित्र में दिया गया। तो पहली बात ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर जितने भी सपोर्ट हैं ये फिक्स होने चाहिए तब ये फ्रेम सही होगा, ठीक है। तो हम फिर फिक्स कर देते हैं तभी आंसर मैच करेगा, वरना नहीं आएगा। कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका हिंज लगा हुआ है, इंटरनल हिंज, ठीक है। तो फार्मूला हो जाता है टोटल इंडिटर्मिनेंसी बराबर होता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी। एक्सटर्नल हो जाएगा RE-E, ठीक है। एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेंसी होता है टोटल सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो टोटल सपोर्ट रिएक्शन देखेंगे तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 3 6 3 9 3 12। तो R का मान हो गया 12। इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्लेन फ्रेम के लिए दिखता है 3, तो ये हो गया 9। इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी निकाल लेते हैं। इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी का फार्मूला होता है 3C माइनस R। R का मतलब यहाँ से है रिलीज से, रिलीज का मतलब है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 4 मेंबर जुड़े हैं, तो यहाँ पर रिलीज जो होगा, रिलीज नंबर ऑफ इक्वेशन होंगे वो 3 होंगे। 3 मेंबर जुड़े होते तो 2 होता, ठीक है। 2 जुड़े होते तो केवल 1 होता। सी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लोज लूप, तो एक क्लोज लूप ये है और एक ये है, तो रखेंगे 3C। सी की जगह 2 माइनस R की जगह 3, 3 दूना 6 माइनस 3, तो ये हो गया 3। टोटल करेंगे तो 3 ये और 9 ये 12 हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट व्हेन ए ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड्स क्रॉसिंग ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑकर्स व्हेन द लोड इज। कह रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एक सिंपली सपोर्टेड अगर कोई बीम है और इस पर पॉइंट लोड का ट्रेन चल रहा, मतलब इधर से कोई लोड आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट लोड लगा है, यहाँ पर ये धीरे धीरे इस पर चढ़ते जाएंगे। तो कौन सा समय आएगा, कब ऐसा समय आएगा जब यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है एट 1/3 स्पैन, कह रहा है जब पूरे स्पैन का पूरा स्पैन एल है तो L/3 पर जब ये लोड पहुँचेंगे तब डेवलप होगा। तो यहाँ पर डेवलप नहीं होता है, ILD में हम पढ़ा देंगे कभी, तो वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है एट मिड स्पैन, कह रहा है लोड जब मिड स्पैन पहुँचेगा तब। ऑप्शन सी कह रहा है द पॉइंट लोड अंडर कंसिडरेशन एंड द CG ऑफ
ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी मिड स्पैन। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है एट 1/4 ऑफ स्पैन। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ सकता है। IRD जब पढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम थ्रू यूनिट एंगल विदाउट ट्रांजिशन ब्रैकेट द फार एंड बीइंग फिक्स्ड ब्रैकेट क्लोज इज गिवन बाय। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्रिज्मेटिक बीम है, ठीक है, जिसका एक किनारा फिक्स है और दूसरे किनारे पर हम लोग क्या चाह रहे हैं कि रोटेशन हो जाए, थीटा बराबर 1 यूनिट का रोटेशन देने के लिए कितना मोमेंट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस में स्लो पॉइंट डिफ्लेक्शन में लिखा चुके हैं, एक तरफ फिक्स एक तरफ हिंज लगा और दूसरे किनारे मोमेंट लगा है, तो थीटा बराबर होता है ml/4EI, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और नहीं, थीटा बराबर आपको 1 रखना, 1 रखेंगे तो इसको इधर भेज दीजिए और m का मान निकाल लीजिए। तो m बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4EI/L। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे डी, ठीक है ना, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है ए सिमेट्रिकल टू हिंज्ड पैराबोलिक आर्च व्हेन सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन द इंटायर हॉरिजॉन्टल स्पैन इज सब्जेक्टेड टू। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टू हिंज्ड पैराबोलिक आर्च है, उसके पूरे स्पैन पर यूडियल लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें उत्पन्न होगा, ऑप्शन ए है रेडियल शियर अलोन, कह रहा है इसमें केवल रेडियल शियर उत्पन्न होगा। दूसरा कह रहा है नॉर्मल थ्रस्ट डेवलप होगा। ऑप्शन सी कह रहा है नॉर्मल थ्रस्ट और बेंडिंग मोमेंट दोनों। और डी कह रहा है नॉर्मल थ्रस्ट, रेडियल शियर एंड बेंडिंग मोमेंट ये सब भी, ठीक है। लेकिन आर्च में क्या होता है, मोमेंट डेवलप नहीं होता है, ना रेडियल शियर डेवलप होता है, 2 हिंज आर्च रहे अथवा 3 हिंज आर्च रहे, ठीक है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी सही है, नॉर्मल थ्रस्ट यहाँ पर डेवलप होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फॉर द प्रोप्ड कैंटिलीवर शोन इन फिगर द वर्टिकल रिएक्शन एट द फिक्स एंड इज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पर हिंज लगा दिया गया बी है और ये आपका पॉइंट सी है, इंटरनल हिंज है, लोड लग रहा है यहाँ पर पी, ठीक है ना। कह रहा है फिक्स सपोर्ट पर यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा RA और RB, तो RA प्लस RB बराबर आपको क्या करना है, P कर देना। उसके बाद क्या करना है, C के अबाउट मोमेंट ले लेंगे केवल राइट साइड से। तो अगर आप लें C के अबाउट मोमेंट, तो C के अबाउट मोमेंट 0 आपको लेना है, तो ये हो गया RB। और ये डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस दिया है L/2, ठीक है। और ये डिस्टेंस दिया है L/4 और ये डिस्टेंस दिया है L/4, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंट जो हो जाएगा देखिए L/2 RB इंटू L/2 बराबर 0, यानी RB बराबर हो जाएगा आपका 0। RB का मान इसमें रखिए तो RA बराबर आ जाएगा आपका P। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट सपोर्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज। क्वेश्चन हिंदी में कह रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के रिएक्शन के लिए ILD होगा, ठीक है। तो ILD हम बना के दिखा देते हैं। देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये हो गया हमारा RA, इसको ये मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं RB, इन्हीं के लिए ILD बनाना है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक लोड लगा हुआ है, यहाँ पर एक यूनिट लोड लगा हुआ है। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो बनता है वो मूविंग लोड के लिए, ये लोड जो है यहाँ पर मूव करता है, तो एक यूनिट ही मान लेते हैं ए से ये x डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्शन निकालेंगे RA और यहाँ पर निकालेंगे हम लोग RB, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपका मान लेते हैं EL है, हम लोग निकाल सकते हैं RA प्लस RB बराबर 1, ठीक है ना, ये काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, मोमेंट अबाउट A ले सकते हैं, मोमेंट अबाउट A बराबर 0 कर दीजिए। तो RB पहले निकालेंगे, तो RB देखिए निकालते हैं, RB A के अबाउट मोमेंट है तो RB इंटू EL कर देंगे। उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा था, पॉजिटिव कर रहे थे, ये क्लॉकवाइज कर रहा था, इसको नेगेटिव कर दीजिए, तो 1 इंटू हो जाएगा x। तो RB बराबर आपका हो जाएगा, देखिए इसको पक्षांतर कर देते हैं x/EL की, ठीक है ना। तो RB का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, देखिए तो ये हो गया RB का मान x/EL, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हो, देखिए अगर हम क्या करें, लोड को यहाँ ले जाएं,
ठीक है ना। लोड को हम लोग क्या करें, ए पर ले जाएं। जब ए पर ले जाएंगे तो हमें देखना है कि आर बी का इफेक्ट क्या होगा ए पर। तो जैसे लोड यहाँ जाएगा, जैसे लोड यहाँ जाएगा तो एक्स बराबर तो हो जाएगा जीरो। तो एक्स बराबर अगर जीरो रखें तो आर बी का मान हो जाएगा जीरो। यानी कि अगर ए पर देखें बी का इफेक्ट तो आप देखेंगे यहाँ पर जीरो दिखेगा। लेकिन अगर ये लोड सीधा बी पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो आप देखेंगे एक्स बढ़ करके एल के बराबर हो जाएगा। जैसे आएगा वैसे एक्स की जगह एल जब रखेंगे तो तुरंत जो है आर बी हो जाएगा हमारा एल अपान एल, तो हो जाएगा वन के बराबर। तो यहाँ पर बना लेंगे हम लोग वन, फिर ऐसे मिला लेना है ट्रायंगल। तो इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे आर ए का भी बन जाएगा, आर ए का आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये भी वन रहेगा वन, ये भी, तो ऑर्डिनेट वन हो जाएगा और ट्रायंगल बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन ए कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI and loaded as shown in the figure, the deflection at free end B would be। कह रहा है कि बिंदु B पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगा। अगर यहाँ पर एक लोड लगा है P और ये फिक्स किया गया, ये दूरी A है और ये टोटल स्पैन की दूरी हमारी L है, ठीक है ना। तो अगर हमारा क्या होता है, यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन देखना, तो जैसे लोड लगेगा कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन जो होगा, तो पहली बात तो डिफ्लेक्शन, इस डिफ्लेक्शन प्लस ये वाला डिफ्लेक्शन आप होगा, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आप प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा टोटल ये होगा डिफ्लेक्शन एट, इसको हम ए सी कह दे रहे हैं, डिफ्लेक्शन एट सी प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा सी इंटू ये जो दूरी है। तो ये दूरी तो नहीं दी हुई है तो ए घटा देते हैं, तो एल माइनस ए, तो ये हो जाएगा एल माइनस ए। तो लिख, तो सी पर डिफ्लेक्शन देखिए डेल्टा सी अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा पी ए क्यूब अपन 3i, पी ए क्यूब अपन 3ei। थीटा सी जो होगा प्लस का पी ए स्क्वायर अपन 2ei होगा, उसके बाद एल माइनस ए कर लीजिए, ठीक है, ये कर लेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस एट ए सेक्शन ऑफ बीम इज। कह रहा क्वेश्चन में अगर कोई बीम है, ठीक है, कोई बीम है, उसमें शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हम बता चुके हैं। अगर रेक्टेंगुलर हो तो 6s अपान बी डी क्यूब अपान डी स्क्वायर अपान 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे पैराबोलिक होता है, तो ऑप्शन नंबर